हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो ये है कि स्टैंडर्ड 11th में जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उस चैप्टर के अंदर हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वो चैप्टर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको उनका बेसिक्स आता है ऑलरेडी, तभी आप लोग उसका MCQs यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आए हैं। ठीक है, ऑल राइट गाइस। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर पता है, आपको उसके बेसिक्स पता है, तो फिर आप ये MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम दे दी है और अब आप गुचकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपने गुचकेट भी दे दिए और अब आप कॉलेज सिलेक्शन में CEUT की एग्ज़ाम देने वाले हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एम्प्टी सेट इज़ अ क्या, यानी कि अगर कोई सेट एम्प्टी है तो वो सेट को हम किस सेट्स, अगर कोई सेट एम्प्टी है तो फिर उस सेट को हम किस तरीके से बुला सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, अननोन सेट या फिर यूनिवर्सल सेट। अब देखो, इनफाइनाइट सेट तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सेट यानी कि वो कैसा सेट है, अगर फॉर एन एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 इनफाइनाइट, इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये तो एम्प्टी सेट है नहीं, तो फिर ये तो आएगा नहीं। दूसरा है फाइनाइट सेट, उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है अननोन सेट, तो फिर हमारे टेक्स्ट बुक में इस प्रकार का कोई भी सेट की कोई डेफिनेशन दी हुई ही नहीं है। अननोन सेट नाम का कोई भी सेट होता नहीं है। देन होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट उसी सेट को कहते हैं कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने लिया B इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। या फिर मैंने लिखा C इज इक्वल टू 5, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0, राइट। तो डेट्स वाई अगर एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स होते हैं तो ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट यानी कि वो सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स काउंटेबल हो, यानी कि कितने एलिमेंट्स है वो हम गिन सके, उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। तो 0 को हम काउंट कर सकते हैं। अगर कोई सेट है D इज इक्वल टू 5 6 7 8, तो इसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि D के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट P of S of the set S is equal to 1 2 3 is equal to how many? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। तो फटाफट कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या कहा है कि एक सेट है S कि जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 and 3, और अब हमको मांगा गया है कि इस सेट का जो पावर सेट होगा उसके सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपको पता है कि कोई भी सेट दिया गया हो, उस सेट का पावर सेट हमें निकालना हो, तो पावर सेट का जो टोटल जो होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला है 2n, वेयर n इज इक्वल टू ये 3। यहाँ पे जिस भी सेट का पावर सेट हमें निकालना है उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस सेट के अंदर का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, क्या कहा है, द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ, एक सेट हमें यहाँ पे दिया गया है। उस सेट तो बेसिकली ये है उस सेट का कौन सा मेथड, ये है उस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। हमें यहाँ पे रोस्टर मेथड दिया गया नहीं है, हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। तो अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट के एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा। उसके बाद उस सेट का जो पावर सेट है, उस पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है।
तो ये जो सेट है उसको मान लो ए है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि इस सेट में x है जो कि x बिलोंग करता है नेचुरल सेट को, और x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 1 2 3 अप टू 10, यानी कि इस सेट के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे। अब हमें मांगा गया है कि इस सेट की पावर सेट का कार्डिनलिटी बताओ। तो हमने अभी उसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, तो अब इसकी पावर सेट का कार्डिनलिटी फाइंड करना हो तो 2n इज इक्वल टू 2n की वैल्यू क्या आएगी 10। क्यों? क्योंकि इस सेट में 10 एलिमेंट्स है, तो भैया 210 आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो बेसिकली होगा 210 इज इक्वल टू 1024। तो ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। कैसे? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 2 ज़ा 256, 2 ज़ा 512 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1024। ओके, चलो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है सारे MCQs जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी तक तो सारे क्वेश्चन ईजी थे, तो अभी ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल ए कोई सेट है, मैं लेता हूँ 1 2 3 4। बी कोई सेट है, मैं लेता हूँ इसके एलिमेंट्स 3 4 5, एंड सी एक एलिमेंट है, सेट है जिसके एलिमेंट्स है 5 6 7। ओके, तो हमें पूछा गया है ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए है, ए सेट क्या है 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस बी यूनियन सी। देखो अब ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, माइनस बी यूनियन सी, तो क्या आएगा 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू, अब इस सेट में से हमें वो एलिमेंट सिलेक्ट करना है जो कि इस सेट में ना हो। तो 1 क्या इसमें नहीं है? यस, तो 1 को सिलेक्ट कर लो। 2 इसमें है? नहीं, तो 2 को सिलेक्ट कर लो। ख़त्म। क्यों? क्योंकि 3 और 4 इसमें है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसकी वैल्यू आई 1 और 2 वो सेट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन राइट है, क्योंकि हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको सेम ये 1 और 2 ही मिलेगा। किस तरीके से? चलो देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे। तो अब a माइनस बी, यानी कि a के वो एलिमेंट्स जो कि b में ना हो, तो कौन से होंगे? पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इज इक्वल टू, a माइनस बी सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे 1 और 2, इंटरसेक्शन a माइनस सी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, यानी कि a के वो एलिमेंट्स जो कि c में ना हो, तो वो तो सारे होंगे क्योंकि a के सभी एलिमेंट्स c में है ही नहीं। तो अब इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिलेंगे 1 और 2। तो देख लो ये दोनों सेम है, तो इसी वजह से ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड कितने लोगों के ऑप्शन आंसर सही थे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओके, तो चलो फिफ्थ क्वेश्चन ये है, द मेंबर्स ऑफ द सेट एस इज इक्वल टू, अच्छा एक सेट दिया गया है, वो भी टेबुलर फॉर्म में नहीं, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। क्या कहा है? एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, अच्छा, एंड एक्स इज लेस देन 100 इज ओके। तो बेसिकली क्या कहा है, एक सेट हमें दिया गया है एस कि जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे कि जो कि एक सारे इंटीजर्स के स्क्वायर्स होंगे, और उस स्क्वायर 100 से कम होंगे, वही स्क्वायर्स कंसिडर किए जाएंगे। ओके, तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? ओके, तो मान लो कि यहाँ पे 0, तो बेसिकली हमें वो ऑप्शन हमें फाइंड करना है कि जिसके अंदर स्क्वायर्स हो और उसकी वैल्यू 100 से कम हो। तो 0 यस एक स्क्वायर है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, और हमें इंटीजर के स्क्वायर्स पूछे गए तो 0 भी एक इंटीजर है, राइट। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है,
हालांकि 2 का स्क्वायर होता है, बट √2 एक इंटीजर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। बी ऑप्शन देखते हैं, 0, 1, 4, 9, 16, हाँ सभी स्क्वायर सी है। 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे अगर 100 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि सारे स्क्वायर्स 100 से कम है, x इज लेस देन 100। ऐसा नहीं कहा कि x इज लेस देन और इक्वल टू 100। अगर इक्वल टू होता तो यहाँ पे 100 भी कंसिडर होता। सी ऑप्शन, अगर बी ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी के दोनों इनकरेक्ट ही होंगे ऑब्वियसली, बट सी में देख लेते फिर भी। अच्छा, यहाँ पे 85 है, देखो 85 कोई भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट। एंड डी ऑप्शन में है 121, जो कि 11 का स्क्वायर तो है, बट 121 100 से ज़्यादा है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस वजह से डी ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट। परफेक्ट। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो ये छठा क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही एडवांस है एंड आई विश कि आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और ऐसा तो वीडियो को पॉज करो और पढ़ो क्वेश्चन एंड आंसर लाने का ट्राई करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या आंसर आया, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्या कहा है, आराम से पढ़ेंगे। In a class of 120 students numbered 1 to 120, all even numbered students opt for physics, whose numbers are divisible by 5 opt for chemistry, and those numbers are divisible by 7 opt for maths. Okay, so how many opt for none of 3 subjects? Okay, तो बेसिकली क्या कहा इस क्वेश्चन में कि एक क्लास है जिसके अंदर 120 स्टूडेंट्स है, ओके, नंबर्ड 1 to 120, यानी कि उन सभी का रोल नंबर मान लो, सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टार्ट होते 1 से लेके 120 तक, ओके। अब जिस स्टूडेंट का नंबर इवन है वो सारे स्टूडेंट्स ने लिया है फिजिक्स, जिस स्टूडेंट्स का नंबर 5 से डिवाइड होता है वो सारे स्टूडेंट्स ने लिया है केमिस्ट्री, एंड वो बच्चे कि जिसका नंबर 7 से डिवाइड होता है उन लोगों ने लिया है मैथ्स। इतना का है। तो पूछा ये है कि हाउ मैनी ऑप्ट फॉर नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि वो कितने बच्चे हैं आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स जिन्होंने न तो फिजिक्स लिया है, न तो केमिस्ट्री, न तो मैथ्स। बड़े हरामी बच्चे हैं वो, जिनको न फिजिक्स पसंद है, न केमिस्ट्री, न मैथ्स, ओके। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल स्टूडेंट्स है 120, तो मैं इसको यूनिवर्सल सेट लिखता हूँ। नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 120 स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं एक सेट लेता हूँ P, नंबर ऑफ P फॉर फिजिक्स, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ P फॉर फिजिक्स, ओके, कि वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स लिया है। तो फिजिक्स ने किसने लिया है कि जिस इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर फिजिक्स, यानी कि वो बच्चे जिनका नंबर इवन है। तो 1 इवन है नहीं, 2 इवन है यस, 3 नहीं, 4 है इवन यस, 2 4 6 8 10 अप टू 120 ये होंगे वो बच्चे कि जिन्होंने फिजिक्स लिया है। उसके बाद बात करते केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री, यानी कि वो बच्चा हमें फाइंड करना है कि जिसका नंबर डिवाइजिबल बाय 5, कि जिसका नंबर 5 से डिविजिबल है। तो मान लो पहला तो आएगा 5 से डिविजिबल है यस, उसके बाद 10 क्योंकि 10 भी 5 से डिविजिबल है, उसके बाद 15, उसके बाद 20, बेसिकली 5 का टेबल ही आ जाएगा अप टू लास्ट डिजिट कौन सा होगा 120, परफेक्ट, क्योंकि 120 भी 5 से डिविजिबल है। उसके बाद आता है एम फॉर मैथ्स, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स लिया है। तो उसकी कंडीशन क्या है, दोस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ऑप्ट फॉर मैथ्स, यानी कि वो बच्चे जिनका नंबर 7 से डिविजिबल है। तो मान लीजिए पहला तो आएगा 7 खुद, क्योंकि 7 से डिविजिबल है, फिर आएगा 14, फिर आएगा 21, 28, 7 का टेबल ही पूरा आ जाएगा, 35, 7 6 42, 49,
7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 11 7 जा 77, उसमें 7 ऐड कर दो तो 12 7 जा कितना आएगा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105, 16 7 जा 112, 17 7 जा 119, 18 7 जा, अरे बस 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 कितना लिख रहे हो, टोटल 123 स्टूडेंट्स है, तो ये आएगा एम सेट। ओके, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला यानी कि हमें मांगा है कि वो बच्चे कि जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो वो फाइंड करने से पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिन्होंने ये टोटल ये 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ P यूनियन C यूनियन M का। ये ऐसे बच्चे होंगे कि जिन्होंने फिजिक्स आइडर फिजिक्स लिया है या फिर केमिस्ट्री लिया है या फिर मैथ्स लिया है या फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों लिया है या फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मैथ्स दोनों लिया है या फिर फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों लिया है या फिर तीनों ही लिया है। तो ये टोटल बच्चे के काउंट होंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक तो सब्जेक्ट लिया ही लिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ M माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन M माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन M प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। ओके, तो ये वो बच्चे होंगे। तो इसका जो काउंट आएगा उसको हम यूनिवर्सल सेट 120 में से माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि इस 4 में से कोई एक होगा। परफेक्ट। तब हमें P सेट में कितने एलिमेंट्स है वो हमें मिल जाएंगे, C के मिल जाएंगे, M के मिल जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट लिख दिया है। अब इसको फाइंड करना है P इंटरसेक्शन C, ये सेट कौन सा होगा। तो देखो, यानी कि P इंटरसेक्शन C में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो P का क्राइटेरिया क्या था कि उसका नंबर इवन होना चाहिए एंड C का क्राइटेरिया था कि उसका नंबर 5 से डिविजिबल या होना चाहिए। तो P इंटरसेक्शन C में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो वो एलिमेंट्स आएंगे कि जो इवन भी है एंड 5 से डिविजिबल भी है। ओके, जो इवन भी है एंड 5 से डिविजिबल भी है। तो 10 20 30 40 अप टू 120 इतने एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद C इंटरसेक्शन M हमें फाइंड करना है। C का क्राइटेरिया है कि जो कि 5 के डिविजिबल है, ये रहा सेट। M का क्राइटेरिया यानी कि मैथ्स का क्राइटेरिया है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो 5 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल हो। सोचो, क्या 5 आएगा? नहीं। 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 35, ओह यस 35 आएगा जो 5 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है। दूसरा सोचो, 70 भी आएगा, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। 105 भी आएगा जो 5 से डिविजिबल तो है ही है एंड 7 से डिविजिबल है। कैसे? 15 7 जा 105। परफेक्ट। अब हमें फाइंड करना है P इंटरसेक्शन M, क्योंकि यहाँ पे P इंटरसेक्शन M भी मांगा है। यानी कि P का क्राइटेरिया था जो कि इवन है एंड M का क्राइटेरिया था 7 से डिविजिबल है। ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे जो इवन भी है एंड 7 से डिविजिबल है, इवन भी है एंड 7 से डिविजिबल है। तो 14 28 42 56, बेसिकली 14 का ही टेबल आ जाएगा। फिर कौन सा आएंगे? 70 जो इवन है एंड 7 से डिविजिबल है। फिर 84 98, फिर 112 जो इवन भी है एंड 7 से डिविजिबल है। इतने ही आएंगे। ओके, अब हमें वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। मैं इसके बाद का स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाले
P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। ओके, ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, यानी कि वो एलिमेंट्स जो इवन भी है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 से डिविजिबल इवन भी है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है, वो होगा 70, जो कि इवन है, 5 से डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख रहे हैं नंबर ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे फिजिक्स वाले इतने एलिमेंट्स है, तो इसका टोटल काउंट कितना होगा 60, प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री वाले इतने हैं, तो इसका टोटल काउंट कितना होगा, देखो कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल 24। मैथ्स वाले टोटल इतने, यानी कि पूरा 7 का टेबल, तो टोटल ये है 17, 7 ज़ा 119, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स होंगे 17, माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C, तो ये रहा, इसमें कितने एलिमेंट्स है 12, माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन M, ये रहा सेट, इसमें 3 ही एलिमेंट्स है, माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन M, तो वो वाला सेट ये रहा, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है 8, प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, इसमें एक ही एलिमेंट है, ये रहा सेट। तो इस काम करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ P यूनियन C यूनियन M की वैल्यू 60 प्लस 24 84 प्लस 17 101 प्लस 1 102 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 8 3 11 23 माइनस 23 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 79। तो इतनी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। तो टोटल आउट ऑफ 120 79 स्टूडेंट्स है जिन्होंने आइडर फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो लिया ही है। ठीक है, टोटल इतने हैं, बट हमें पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो टोटल है 120, तो 120 में से 79 माइनस कर दीजिए, तो ऑप्शन आंसर आएगा 41, डेट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये है पूरा लॉजिक इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो, क्योंकि वीडियो का यही बेनिफिट होता है कि आप चाहो इतनी बार देख सकते हो, चाहो इतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। एंड कैसा लगा आपको ये लॉजिक सारे क्वेश्चंस का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में अपना नाम और आप कहाँ से वो भी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो बच्चे हैं वो कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।